हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 चल रहा था और ये खत्म होने के कगार पर है। कैसे? इस चैप्टर में हम लोगों को ग्रंथि के बारे में पढ़ना था, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जितना भी आता है सब खत्म कर चुके हैं। बहिस्रावी ग्रंथि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो मिश्रित स्रावी ग्रंथि पढ़ रहे थे। ठीक है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि में भी बोले कि 3 ग्रंथि पढ़ना है, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। तो ये दोनों भी खत्म हो गया है, अग्नाशय भी खत्म और वृषण भी खत्म। तो आज एक कौन सा बचा हुआ है? अंडाशय ग्रंथि बचा हुआ है। तो आज का ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर 12 यानी कि 12वां वीडियो, चैप्टर नंबर 22 का 12वां वीडियो। इस चैप्टर में 12वां वीडियो और लास्ट वीडियो है। ये आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। आपका चैप्टर नंबर 22 क्या हो जाएगा? पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, किस ग्रंथि के बारे में बात करने वाले हैं? अंडाशय ग्रंथि के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडाशय ग्रंथि के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि अंडाशय ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है। ये स्त्रियों के उदर गुहा वाले भाग में होता है। कहाँ होता है? स्त्रियों में होता है। और कहां पर? उदर गुहा वाले भाग में। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? उदर गुहा वाले भाग कहने का मतलब क्या हुआ? कमर के नीचे वाला भाग। स्त्रियों के कमर के नीचे वाला भाग जो भी होता है उदर गुहा वाला भाग होता है। इसमें कौन पाया जाता है? अंडाशय ग्रंथि पाया जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी हो कि इस प्रकार से स्त्री जनन तंत्र होता है और ये गर्भाशय होता है और यहाँ पर 2 ग्रंथि इस प्रकार से पाया जाता है और ये फिलोपियन नलिका होता है, ऐसे करके क्लास 10th में कुछ कुछ पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो एक ग्रंथि है ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो 2 ग्रंथि होता है, इसी को क्या बोलते हैं? अंडाशय ग्रंथि। इसी को क्या बोलते हैं? अंडाशय ग्रंथि। क्लियर है? अब इसका संख्या कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। कितना होता है? 1 जोड़ा। 1 जोड़ा कहने का मतलब 2। 1 जोड़ा कहने का मतलब 2। ठीक है, तो इसका स्थान हो गया स्त्रियों के उदर गुहा वाले भाग में और संख्या कितना हो गया? 1 जोड़ा यानी कि 2। अब जिस प्रकार से वृषण प्राथमिक नर लैंगिक अंग था, उसी प्रकार से अंडाशय प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है। समझे कि नहीं समझे? वृषण पढ़े थे, वृषण था नर, प्राथमिक नर लैंगिक अंग, लेकिन ये जो अंडाशय है ये प्राथमिक मादा, मादा मतलब स्त्री, स्त्री लैंगिक अंग है। इसमें प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक अंडा का निर्माण होता है प्रत्येक मासिक चक्र में। एक अंडाशय से एक महीना में, एक मासिक चक्र में एक अंडा बनेगा, फिर दूसरे अंडाशय से दूसरे महीना में, दूसरे मासिक चक्र के दौरान दूसरा अंडा बनेगा। तो एक बार इसमें बनता है, एक बार इसमें बनता है, एक बार इसमें बनता है, एक बार इसमें बनता है। इस प्रकार से इसमें अंडा निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से 2 हार्मोन को बनाता है। ये जो अंडाशय ग्रंथि है इससे कितना हार्मोन स्रावित होता है? 2 हार्मोन। एक का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो अब ये भी जानेंगे कि इन दोनों का काम क्या होता है। तो अभी हम क्या बताए कि अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि कहाँ होता है? स्त्रियों के उदर गुहा वाले भाग में, यानी कि उसके कमर के नीचे होता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा यानी कि 2 होती है। और ये होता क्या है? ये प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है, स्त्रियों के प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडा का निर्माण होता है और इसमें 2 हार्मोन स्रावित होता है या 2 हार्मोन बनता है। एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोजन का काम क्या है और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है। बस सिंपल सा है और ये क्या हो जाएगा? खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए एस्ट्रोजन का काम। एस्ट्रोजन का काम क्या है? यह स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंग में वृद्धि, विकास तथा क्रिया का नियमन करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ?
द्वितीयक लैंगिक अंगों में वृद्धि विकास का क्रिया करता है। मतलब जो भी द्वितीयक लैंगिक अंग है, जो भी सहायक लैंगिक अंग है, जैसे स्तन ग्रंथि हो गया, जैसे स्त्री जनन तंत्र हो गया, इन सब का विकास कौन सा हार्मोन की वजह से होगा? एस्ट्रोजन की वजह से। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण को भी प्रकट करेगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहने का मतलब वही स्तन ग्रंथि विकसित होगा तो बड़ा हो जाएगा, तो ये बदलाव हुआ कि नहीं, तो ये द्वितीयक लक्षण हो गया। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र का क्या हो जाना? चौड़ा हो जाना। इस प्रकार से ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। आगे देखिए, यह हार्मोन लैंगिक व्यवहार का भी नियमन करता है। लैंगिक व्यवहार का नियमन करता है। किस प्रकार के व्यवहार का नियमन करता है? लैंगिक व्यवहार का। यह हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, अंड जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। याद कीजिए, जब हम पढ़ा रहे थे वृषण ग्रंथि, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन था और वो किस में भाग ले रहा था? शुक्राणु जनन में, क्योंकि शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन भी कहाँ होता है? शुक्राणु पुरुष में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बात कर रहे हैं अंडाशय ग्रंथि, तो ये स्त्रियों में है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकाल रहा है। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन कौन से प्रक्रिया में भाग ले रहा? अंड जनन प्रक्रिया में। मतलब अंडा बनने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन भाग लेगा? एस्ट्रोजन भाग लेगा। क्लियर है? इस हार्मोन को मुख्य रूप से विकसित हो रहे अंडाशयी पुटक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी अंडाशय में अंडा विकसित हो रहा, उसको क्या बोलते हैं? अंडाशयी पुटक। उसको क्या बोलते हैं? अंडाशयी पुटक। यही जो अंडाशयी पुटक है, इस हार्मोन को निकालता है। कौन से हार्मोन को? एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालता है। तो ये सारा का सारा पॉइंट किसका हो गया? एस्ट्रोजन का हो गया। इसको अच्छे से उतार लेना है। ठीक है, ये क्या करता है? स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करता है। स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक अंग में वृद्धि विकास और क्रिया का नियमन करता है। ये क्या करता है? लैंगिक व्यवहार का नियमन करता है। और ये क्या करता है? अंड जनन में भाग लेता है। और ये कहाँ से स्रावित होता है? जो भी अंडाशय में अंडाशयी पुटक विकसित हो रहा है, वो इसे स्रावित करता है। क्लियर यहाँ तक? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या हो गया? खत्म। अब क्या जानेंगे? प्रोजेस्टेरॉन का काम, क्योंकि ये दो हार्मोन बनाता है। कितना हार्मोन बनाता है? तो एगो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन का काम पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? प्रोजेस्टेरॉन का काम। ठीक है, देखिए, यह स्तन ग्रंथि पर कार्य करता है। प्रोजेस्टेरॉन किस ग्रंथि पर कार्य करता है? स्तन ग्रंथि पर, और वहां के कुपिका के निर्माण में मदद करता है। कुपिका का निर्माण कहने का मतलब, जब क्लास 12th में स्तन ग्रंथि पढ़ाएंगे, तो स्तन ग्रंथि में बहुत छोटा छोटा लौब यानी कि पाली होता है, उसको कुपिका बोलते हैं। उसी में दुग्ध रहता है। ठीक है, जमा रहता है। तो यह स्तन ग्रंथि पर कार्य करेगा और कुपिका का निर्माण करेगा। मतलब स्तन ग्रंथि के अंदर जो नली होता है, उसको निर्माण करने में मदद करेगा। ठीक है, और दुग्ध के स्रवण में मदद करेगा। ये तो पहले ही बताया है। कब? कौन सा वीडियो में बताया है? पहला वीडियो में, जहां पर हार्मोन बता रहे थे कि दुग्ध का निर्माण कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। याद नहीं है क्या? बोलिए मेरे साथ, दुग्ध का निर्माण कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। और दुग्ध को स्रावित कौन करेगा? दुग्ध को स्रावित कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन करवाएगा। लेकिन हमारे शरीर में एक और ऐसा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी क्या करता है? दुग्ध के स्रवण में मदद करता है। दुग्ध के स्रवण में मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन भी क्या कर रहा था? दुग्ध के स्रवण में मदद कर रहा था। प्रोजेस्टेरॉन भी क्या कर रहा है? दुग्ध के स्रवण में मदद कर रहा है। ठीक है, और बताए थे ऑक्सीटोसिन प्रसव में भी मदद करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन भी प्रसव में मदद कर रहा है। देखिए, उसका काम थोड़ा सा मिल रहा है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? यह सगर्भता को नियमित करता है। अब सगर्भता क्या है? आपको बुझा ही नहीं रहा होगा। तो सगर्भता का मतलब होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसी अवस्था को बोलते हैं सगर्भता। यानी कि पूरा का पूरा जो 9 मंथ का काल होता है, पूरे 9 महीना का, उसके शिशु विकसित होने में 9 महीना लगता है। भ्रूण विकास होने में कितना समय लगता है? 9 महीना लगता है। तो उस पूरे समय को सगर्भता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सगर्भता। ठीक है, इस हार्मोन को कौन स्रावित करेगा? इस हार्मोन को कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? अंडोत्सर्ग के बाद टूटा हुआ पुट्टिका। इसका मतलब, जब अंडाणु 14वें दिन मासिक चक्र के दौरान बाहर आएगा, ये अंडाणु बाहर आ गया, बाकी क्या भाग? ये सब भाग टूट जाएगा। ये सब भाग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जो भी टूटा हुआ भाग है, उसका एक अलग नाम रख देते हैं, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम। और उसी कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है?
प्रोजेस्टेरॉन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन स्रावित करता है, तो आपको बोलना है कि अंडाशय के अंदर विकसित हो रहे अंडाशयी पुटक एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन को कौन स्रावित करता है, तो आपको बोलना है कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। या कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो बोल देना है कि अंडोत्तर के बाद जो टूटा हुआ भाग होता है, जो टूटा हुआ अंडा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, और उसी से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस प्रकार के एस्ट्रोजन भी काम खत्म और प्रोजेस्टेरॉन का भी काम खत्म हो गया, और इसी के साथ आपका लगभग चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सारा ग्रंथि क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन आपके चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। कौन सा पार्ट बचा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में जो हार्मोन का स्रवण करता है, लेकिन वो ना ही अंतःस्रावी ग्रंथि है, ना ही वो बहिस्रावी ग्रंथि है, ना ही वो मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। मतलब वो कोई ग्रंथि नहीं है, फिर भी हार्मोन का स्रवण करता है। तो अन्य हार्मोन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अन्य हार्मोन। तो इसको फटाक से उतारिए, इसी वीडियो में थोड़ा सा उसको भी बता देंगे। अब कुछ अन्य हार्मोन हमारे शरीर में बचा हुआ है, अब उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। और फटाक से चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ हार्मोन कहने का मतलब क्या हुआ, अन्य हार्मोन कहने का मतलब क्या हुआ। अभी तक हम क्या पढ़े कि हार्मोन का स्रवण कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि करता है हार्मोन का स्रवण, और बहिस्रावी ग्रंथि हार्मोन का नहीं करता है, एंजाइम लार का करता है। और जो मिश्रित स्रावी ग्रंथि होता है वो हार्मोन भी करता है और एंजाइम दोनों करता है, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं कि कुछ शरीर में ऐसा अंग है जो हार्मोन का स्रवण करता है, लेकिन वो कोई ग्रंथि नहीं है, वो कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वैसे को बोलेंगे अदर हार्मोन, यानी कि अन्य हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए हार्मोन का स्रवण कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है। हार्मोन का स्रवण कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है, जैसे पहला नंबर देखिए, हृदय की अलिंद भित्ति। हृदय की अलिंद भित्ति, यहाँ पर से क्या होगा, एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एएनएफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एएनएफ हार्मोन। और एएनएफ हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम है, ये हमारे शरीर के रक्त दाब को कम करता है, रक्त दाब को कम करता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टेरियल न्यूट्रेटिंग फैक्टर, आर्टेरियल न्यूट्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो गया हृदय की अलिंद भित्ति, ठीक है। दूसरा देखिए, वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका। वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका, यहाँ पर क्या होता है, एक हार्मोन का स्रवण होता है, ये एक हार्मोन का स्रवण करता है, उसका नाम है इरेथ्रोपोइटिन। उस हार्मोन का नाम क्या है, इरेथ्रोपोइटिन। और ये इरेथ्रोपोइटिन करता क्या है, ये आरबीसी के उत्पादन को प्रेरित करता है। किसके उत्पादन को प्रेरित करता है, आरबीसी के उत्पादन को प्रेरित करता है। तो ये किसका काम हो गया, वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिका का हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है, जठर ग्रंथि। तीसरा क्या है, जठर ग्रंथि। ये कि इसके नाम में ग्रंथि आ रहा है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा हार्मोन है, अन्य हार्मोन है। इसमें जितना भी हार्मोन आएगा क्या हो जाएगा, ये अन्य हार्मोन हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहला कौन सा हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिन से कुछ रिलेट लग रहा होगा। तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ काम करेगा, जठर ग्रंथि पर। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ काम करेगा, जठर ग्रंथि पर, और वहां से एचसीएल और पेप्सी नियोजन के स्राव को क्या कर देगा, प्रेरित कर देगा। क्लियर है। दूसरा जो सेक्रेटिन हार्मोन है, इसका काम क्या है, ये कहाँ काम करेगा, बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करेगा, और जल तथा बाइकार्बोनेट आयन के स्राव को क्या कर देगा, प्रेरित कर देगा। क्लियर है। तीसरा हार्मोन देखिए, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये कहाँ काम करेगा, ये अगर अग्नाशय पर काम करेगा, कहाँ काम करेगा, अग्नाशय पर, तो वहां से कौन सा रस निकलेगा, अग्नाशय रस निकलेगा। अगर ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन किस पर काम करे, पित्ताशय पर काम करे, तो वहां से क्या निकल जाएगा, पित्त रस निकल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जो हार्मोन तो बनाता है, लेकिन वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो उसमें ये सब चीज पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। पूरा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 22 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है आज के वीडियो के साथ।
तो अगले नए चैप्टर में मिलते हैं। आगे कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये देखिए जूलॉजी का ये सब सारा चल रहा था। अब थोड़ा सा बॉटनी स्टार्ट करते हैं और बॉटनी के बारे में बता देते हैं कि जो पहला चैप्टर है बॉटनी का वो हम 1 साल पहले ही बनाए थे, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है वो इसके बाद बनाने वाले हैं, क्लियर है। तो उसको हम जोड़ देंगे एक तर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉटनी। बॉटनी और चैप्टर का नाम क्या है, जीव जगत में वर्गीकरण। पहला चैप्टर का नाम है जीव जगत और दूसरा चैप्टर का नाम है जीव जगत में वर्गीकरण। तो हम वर्गीकरण वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।